हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आ गए क्या सभी लोग? लेक्चर नंबर 14 तक पहुंच गए यार अपन लोग। देखते ही देखते हमने केमिकल बॉन्डिंग भी निपटा दिया। वाह यार। तो हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। क्या हालचाल है भाई सभी के? अरे भैया, टेस्ट वेस्ट था किसी का केमिस्ट्री का? कैसा गया टेस्ट और नालायकों? हैं, स्कूल में टेस्ट था ना तुम लोगों का? किस किस का टेस्ट था बताना जरा, और कैसा गया, कितने नंबर आए? हैं? ऐसा तो नहीं हो गया कहीं कि पढ़ के कुछ और चले गए और आ कुछ और गया? है नालायको। सबसे पहले तो मेरी आवाज और मेरा वीडियो अगर क्लियर नजर आ रहा है तो फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग। अगर सभी लोग आ गए हैं और रेडी हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। आ जाओ फटाफट आ जाओ, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, हमने वीक फोर्सेस चालू किया था और वीक फोर्सेस में हमने दो टाइप के फोर्सेस शायद पढ़ भी लिए थे। हमने कीजम और डिबाय फोर्सेस के बारे में पढ़ भी लिया था। अरे नहीं बेटा, कुछ बच्चों का स्कूल में, कुछ 12th के बच्चे हैं जिनका स्कूल में टेस्ट था। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर कैसे क्या पढ़ें, सिर्फ डीपीपी कर लें तो हो जाएगा क्या, है ना? तो या फिर सिर्फ आपके नोट्स कर लें। बेटा, नोट्स कर लोगे अगर मेरे तो नीट ही हो जाएगा टेस्ट, क्या तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ लगे ना, जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है किसी टेस्ट में, अपने नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। बिंदास। ठीक है। क्या बात, पंकज सर की क्लास नहीं हो रही क्या आजकल? हैं, अभी मैंने देखा तो उसमें भी मतलब क्लास सर की शो हो नहीं रही थी। हो सकता है सर कहीं बाहर हो, इस वजह से क्लासेस वगैरह शायद मंडे से शुरू करें वो, है ना? मेरे पास कई बच्चों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि सर इसको जल्दी से खत्म कर दो प्लीज, क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक लेनी पड़ रही है और यहाँ पर इनऑर्गेनिक तो थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा सर, है ना? तो क्या बोलते हो, कल क्लास लेके कर दें क्या इसको खत्म? हैं? बोलो बोलो। चलो बताओ मुझे कि अगर तुम ऐसा चाहते हो कि कल संडे है, कल एक क्लास रखवा देता हूँ। आज अपन जितना पढ़ेंगे तो मतलब लगभग लगभग आज खत्म हो ही जाएगा, है ना? तो कल अगर तुम चाहो तो कल अपन पूरा निपटा देते हैं इसको, फिर तुम जहां चाहो वहां ऑर्गेनिक चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या बोलते हो? अगर तुम बोलोगे तो रख लेंगे, और अगर तुम नहीं बोलोगे, हाँ बस एक बार मैनेजमेंट से थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि वो क्लास दे देंगे क्या कल 11 बजे के आसपास। चलो मुझे बताओ बेटा फटाफट से। अरे यार, ये क्या लग गया? मुझे बताओ, क्या हम क्लास कल रखवा लें? रात को 12 बजे रखवा लें? हैं? 12 बजे? 12 बजे कैसे करोगे नालायक को? शाम को रखवा लें कल? हाँ तुम लोग कहोगे तो शाम को रखवा लेंगे कल, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। तुम कहोगे तो शाम को भी रखवा लेंगे, और कहोगे तो 12 बजे सुबह भी रखवा लेंगे। रात में 12 बजे ये लोग राजी नहीं होंगे। मैं तो तैयार हूँ। तो बेटा, अपन ने दो टाइप के पढ़ लिए थे, कौन कौन से? हमने पढ़ लिए थे कीजम फोर्सेस, हमने पढ़ लिए हैं डिबाय फोर्सेस। कीजम कौन से थे बेटा? डाइपोल डाइपोल। डिबाय कौन से थे? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना? इसमें दोनों पोलर स्पीशी होनी चाहिए, और इसमें एक पोलर और एक नॉन पोलर स्पीशी होनी चाहिए।
फिर हमने लास्ट में सॉल्युबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस की बात की थी, नोबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती है। ज्यादातर बच्चे चाहते तो हैं कि कल क्लास हो जाए। चलिए एक काम करते हैं, मैं मैसेज डाल तो देता हूँ, है ना। मैसेज डाल देता हूँ मैं कि बच्चे कल की क्लास का बोल रहे हैं, अगर मिल जाए तो हम कल यकीन 2.0। मैम बच्चे कह रहे हैं कि अगर हो सके तो कल क्लास ले लो, क्योंकि मैम कल अगर मैं क्लास ले लूँगा यकीन 2.0 में तो कल अपना पोर्शन खत्म हो जाएगा आईओसी का। तो इफ़ पॉसिबल हो तो कल क्लास लगा देते हैं यकीन 2.0 में। ठीक है, डाल दिया है मैसेज। अब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा शाम तक अगर कल क्लास होगी तो, है ना। ठीक है, कल तुम्हारा टेस्ट वेस्ट तो नहीं है ना, है ना। मॉर्निंग में लेंगे, हाँ मॉर्निंग में लेंगे, मॉर्निंग में ले लेंगे, अच्छा रहेगा। और कोशिश करेंगे मॉर्निंग में अपन 9 से 11 रखवा लें, 9 से 11 टाइम अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, आज रात में ही ले लो। अरे यार भैया, ये गरीब आदमी को घर जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? हमारे भी घर वाले हैं, वो भी हमें याद करते हैं, हमें भी खाना वाना खाना होता है घर जाके। मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर हूँ और मुझे घर जाते जाते रात में 8-9 बज जाती हैं। फिर आप कह रहे हो कि रात में ले लो 12 बजे, है। ये क्या बात हुई यार, ऐसे मत करो प्लीज। बेटा देखो, एक बहुत जरूरी बात बताता हूँ मैं तुमको, इधर आओ। जो वैंडरवॉल फोर्सेस है ना, ये होते हैं मेनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो अपने कंपाउंड्स हैं इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं ये डिपेंड करते हैं किस पर? बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स ये डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। किन पर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरली अपने को वैंडरवॉल फोर्स या तो देखने को मिलेंगे या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना। तो वैंडरवॉल फोर्स की अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड तो अभी अपन पढ़ेंगे, शुरू करेंगे थोड़ी देर में। वैंडरवॉल फोर्सेस की अगर अपन बात करें तो ये मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं बेटा। एक तो डिपेंड करते हैं ये मॉलिक्यूलर वेट पर, और एक ये डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पर। एक ये डिपेंड करते हैं किस पर? सरफेस एरिया पर। जहां ये दोनों चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी आपको, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगे, यानी कि वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऐसे बोलूं कि बताओ बेटा, F2Cl2 Br2 और I2, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो आप देख रहे हो F2Cl2 Br2 I2, डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा क्या? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि वैंडरवॉल फोर्सेस जो है वो बढ़ेंगे, और उसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे बेटा? इंक्रीज होंगे। तो इनका ऑर्डर कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, हालांकि आजकल ये पूछना छोड़ दिया गया है क्योंकि सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अगर सिलेबस में होते तो मैं आपको पूरा एक लेक्चर डिटेल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा था इनके कंपाउंड्स के, उसमें अपन रिलेट करते कि इस वाले कंपाउंड में कौन से फोर्स लग रहे हैं, कहां पर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लग रहे हैं, कहां पर डाइपोल डाइपोल लग रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं कि भाई कहां पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। ठीक है सर, सेटअप घर में करवा लीजिए। नहीं बेटा नहीं, वो मजे वाली बात नहीं है। पता है सेटअप घर में करवाने के बाद जो बची कुची इज्जत है ना, अभी घर वालों को यूं तो लगता है कि चलो ये काम पे तो जाता है कहीं, तब तो दिन भर घर में ही नजर आऊंगा मैं उनको। बची कुची इज्जत भी क्या पता क्लास के बीच में यूं आके कह दे, यार सुनना वो धनिया खत्म हो गया, धनिया लेकर आना, है ना। घर वालों के सामने कोई इज्जत नहीं बेटा, घर वालों के सामने आप कुछ भी हो, घर वालों के सामने इज्जत नहीं है। अरे यार सरफेस एरिया, सरफेस सरफेस लिख दिया उसको, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए तीसरा वाला फोर्स देखते हैं अपन। हमने दो फोर्सेस पढ़ लिए थे, तीसरा फोर्सेस लिख रहे हैं अपन, इंस्टेंटेनियस
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसको अपन बेटा एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। है ना, शॉर्ट में एलडीएफ लिखते हैं इसको अपन, एलडीएफ। ठीक है, तो कहीं भी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस लिखना होगा तो अपन उसको क्या लिखेंगे, एलडीएफ। ठीक है, हाँ, तो ये कहां देखने को मिलेगा, देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस एक पोलर और एक नॉन पोलर के बीच में। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगे दो नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में, नॉन पोलर और नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Cl2 और Cl2 मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स प्रेजेंट है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अभी ये जो अपन ने लिखे चारों एग्जाम्पल, इन सभी में लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिनॉन और जिनॉन नोबल गैसेस भी क्या है, एक नॉन पोलर स्पीशी की तरह बिहेव करती है। मैं आपसे पूछूं CCl4 और CCl4 इनमें कौन से फोर्सेस हैं, बेंजीन और बेंजीन इनमें कौन से फोर्सेस हैं, और क्या लिखूं, कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड, CO2 और CO2 इनमें कौन से फोर्सेस हैं। CO2 जैसे कि अगर मैं आपको ऐसे लिख के बताऊं बेटा कि ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, ड्राई आइस क्या होता है बेटा, CO2 होती है सॉलिड स्टेट में। ड्राई आइस क्या होता है, CO2 सॉलिड स्टेट में। आप लोगों ने शादियों के फंक्शन जरूर अटेंड किए होंगे, अपनी नहीं दूसरों की, और मतलब रिश्तेदारों में भी नहीं तो कोई ऐसे फर्जी शादियां तो जरूर अटेंड की होगी सिर्फ खाना खाने के लिए। वहां पर देखते होंगे आपकी दूल्हा दुल्हन बैठे हुए एकदम मस्त, दोनों के आजू बाजू में ऐसे 2 3 4 मटके रखे हुए होते हैं, उसमें से ऐसे व्हाइट कलर का धुआं सा निकल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे वो ऐसी फीलिंग देता है जैसे दूल्हा दुल्हन नहीं है, ये तो महाराज स्वयं इंद्र हैं जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, है ना, ऐसी फीलिंग आती है। तो एक्चुअली वो जो स्वर्ग की फीलिंग ले रहे हैं वो किसकी वजह से बेटा, वो सॉलिड CO2 की वजह से है। एक्चुअली वो जो मटके लगे होते हैं ना आजू बाजू में जिनसे व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा होता है ना, और वो बिल्कुल वो जो स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही होती है, वो कैसे बनाया जाता है, कभी आप देखना ध्यान से, कभी आपके घर में अगर फंक्शन हो तो वो क्या किया जाता है, कैसे निकला जाता है। वो जो मटके रखे हुए होते हैं, वो जो कलश रखे हुए होते हैं, स्वर्ग वाले कलश, उनके अंदर गर्म पानी भरा हुआ होता है ना, वो आएगा उनमें सभी में गर्म पानी भर देगा, और उसके पास एक बॉक्स होता है एकदम पैक ऐसा, उसके अंदर वो सॉलिड CO2 लिए हुए होता है। इसको ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं अपन क्योंकि बिल्कुल बर्फ के जैसी दिखती है ये, बर्फ जैसे आप सॉलिड स्टेट में वाटर को देखोगे बिल्कुल वैसी ही दिखेगी आपको CO2, इसलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं अपन। तो क्या करेगा, हर मटके में एक एक टुकड़ा डाल जाएगा सॉलिड CO2 का, और जैसे ही CO2 उस बॉइलिंग वाटर में जाती है फटाफट से बॉइल होके वहां से निकलती है, तो वाटर वेपर के साथ वो मिक्स होके अपने को व्हाइट कलर का फॉग देती है, स्वर्ग वाली फीलिंग। ठीक है ना, तो कभी शादियों में अगर ऐसे देखो ना तो दूल्हे को जाके ये जरूर बोलना कि भाई तू स्वर्ग में नहीं है, तू CO2 के आजू बाजू में बैठा हुआ है। ठीक है हाँ, मूवी में भी बेटा ऐसा ही होता है ना। यही चीज अपन नाइट्रोजन से भी कर सकते हैं, पर नाइट्रोजन थोड़ी महंगी पड़ती है और उससे उतना ज्यादा फॉग नहीं आता है, CO2 से बढ़िया फॉग आता है एकदम। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर, अब फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर चलाएंगे ऐसे शादियों में तो उतना अच्छा नहीं लगेगा ना, तो इसलिए CO2 का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, ड्राई आइस डेंजरस होती है ना, मतलब उतनी ज्यादा नहीं होती है, देखो अगर एक्सेस में यूज कर लोगे तो डेंजरस होगी, बाकी वैसे ये इट इज नॉट डेंजरस, अगर शादियों में यूज हो रही है तो इसका मतलब उतनी डेंजरस नहीं है, हाँ थोड़ी होती है। लिक्विड नाइट्रोजन भी थोड़ी डेंजरस होती है और सॉलिड CO2 भी थोड़ी होती है, पर हाँ अगर ठीक से हैंडल करो तो एकदम मस्त मजेदार स्वर्ग वाली फीलिंग मिलती है। ठीक है तो बेटा नॉन पोलर और नॉन पोलर स्पीशीज इनके बीच में इंटरेक्शन होगा कैसे, देखो सपोज कोई भी एक नॉन पोलर स्पीशी है, कोई भी एक नॉन पोलर स्पीशी है, इस पर
और इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है ना। अब इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो जब ये इससे इंटरेक्शन करने आएगा, ये ऐसे ही घूम रहा था इधर उधर, ठीक है, जैसे ही इससे इंटरेक्शन करने आएगा तो होगा क्या, अभी इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज हम मान लेते हैं कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अब जब ये ऐसे ही घूमता घामता आया ऐसे कहीं से, मान लो कि ये जिनॉन है और वो भी जिनॉन एटम है, या फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसे ही घूमता घामता आया इसके पास। अब ये जैसे इससे इंटरेक्शन करने आएगा, जब ये इंटरेक्शन करने आएगा बेटा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएंगे, रिपल्शन की वजह से इस तरफ इकट्ठा हो जाएंगे यहां पर, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ इकट्ठा हो गए तो उस तरफ कैसा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर उधर पार्शियल नेगेटिव इंड्यूस हो गया तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। अब इधर पार्शियल पॉजिटिव आया तो इसके इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही देखा, ओह माय गॉड पॉजिटिव, चलो जल्दी उधर चलो, है ना। जैसे तुम लोग भगते रहते हो ना इधर से उधर, कभी 2.0 में, कभी 3.0 में, कभी 4.0 में, है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, अब उसका पॉजिटिव एंड इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इन पर चार्जेस थे नहीं, ये दोनों नॉन पोलर थे, ये दोनों नॉन पोलर थे। बट एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब इन पर उस इंस्टेंट पे चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं अपने आप, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल बोला जाता है। इंस्टेंटेनियसली चार्जेस इंड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बोला जाता है। और शॉर्ट में इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एलडीएफ, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, यहां पर इसको शॉर्ट में एलडीएफ बोला जाएगा। तो किन्हीं भी दो नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा वो होगा। तो बेटा नोबल गैसेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, चलिए फटाफट से बताएंगे। सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो आप नोबल गैसेस में। बताओ बताओ बेटा क्या ऑर्डर आ जाएगा। और फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस, ये भी बता दो, क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं इसको, है ना, वरना फिर तुम कहोगे सर क्वेश्चन करवाओ, सर क्वेश्चन ज्यादा करवाओ सर, है यहाँ जो थ्योरी बता रहे वो समझ में आ नहीं रही है, क्वेश्चन करवाओ सर। क्या ऑर्डर आ जाएगा बेटा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके इंक्रीज होंगे। जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब वापस से देखेंगे इस ऑर्डर को एक बार, है ना, तब वहां पर अपने को उतना इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर इनका एटॉमिक वेट भी बढ़ रहा है बेटा और सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से इनके बीच के वैंडरवाल फोर्सेस जो हैं कौन से वाले, एल डी एफ, ये इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इनके लिए, एल डी एफ, कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, एल डी एफ, ठीक है। तो ये तो हो गए बेटा अपने वैंडरवाल फोर्सेस के टाइप्स। अभी दो फोर्सेस और हैं, इनको अपन ऐसे आवारा फोर्सेस बोलते हैं, मतलब इनको कहीं पे कंसिडर नहीं किया जाता, बस जहां ये आ जाएं वहां पर इनकी बात कर ली जाती है। तो कौन से हैं ये आवारा फोर्सेस, चलो आओ देख लेते हैं।
आईओसी में दो ही चैप्टर हैं क्या? अरे बेचा, दो अभी चैप्टर होने के बाद आपकी ऑर्गेनिक शुरू होगी, फिर ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद वापस से आईओसी आएगी। आईओसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, यानी कि मैं वापस आऊंगा ऑर्गेनिक खत्म होने के बाद। ठीक है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला मैं। हाँ, तुम्हारी आईओसी कंप्लीट करा के ही जाऊंगा मैं, और अच्छे से कंप्लीट करा के जाऊंगा कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस बन जाए। लिख लिया सभी ने? अब इनकी ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिख लो बेटा। सबसे स्ट्रांग कौन से हो जाएंगे? डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि एलडीएफ। एलडीएफ, है ना, मतलब कीजम फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं इनमें, फिर डिबाय फोर्सेस, और फिर एलडीएफ। ठीक है, अभी दो प्रकार के फोर्सेस और पढ़ेंगे, अभी दो प्रकार के फोर्सेस और हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनको भी इस ऑर्डर में शामिल कर देंगे। तो लिखो सबसे पहला आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स क्या है? देखकर ही समझ में आ गया तुम्हें, नाम से समझ में आ गया होगा आयन डाइपोल फोर्स क्या है। वो फोर्सेस जो एक आयन और एक डाइपोल यानी कि पोलर स्पीशी के बीच में प्रेजेंट होंगे। एक तो होगा आपका आयन, और एक होगी कोई पोलर स्पीशी। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ये कहलाता है बेटा आयन डाइपोल। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है बेटा KHF2। KHF2 ये इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। ठीक है, हैं क्या कह रहे हो सर, आप इतने फैशन में क्यों रहते हो? ये फैशन दिख रहा तुमको? पूरा दिन बस ये ब्लैक टी शर्ट में निकल जाता है और ये तुमको फैशन नजर आ रहा है? ये फैशन वाला चश्मा है क्या? है, मेरे से ज्यादा सिंपल तो कोई रहता ही नहीं होगा यार। घड़ी भी देखो कितनी सिंपल वाली पहनता हूँ मैं, एकदम जो ऑफिस पहन के आ सके, एकदम ऐसी कैजुअल वाली नहीं। और जूते तो खैर मैं दिखा नहीं सकता ऐसे ऊपर करके, जूते ही मैं फॉर्मल वाली पहनता हूँ। मैं इतना सिंपल इंसान हूँ यार। हाँ, मुझ पे कैजुअल चीजें जमती नहीं है यार। ये टी शर्ट्स इटसेल्फ एक फैशन है अभी फिलहाल तो। पीडब्ल्यू की टी शर्ट है यार, ऐसे थोड़ी हल्के पतले थोड़ी हैं। हाँ हाँ। बेटा KHF2 कैसे बना होगा जरा देखो, आपसे पूछा जाए अगर इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देखो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। हाँ कर लो, कर लेते। तो ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी ना PDF उधर, आ जाएगी ना? हाँ ठीक है, कर दो कर दो। तो अभी 2 मिनट के लिए अपन रुकेंगे। एक्चुअली क्या, लाइट चली गई है, काफ़ी देर से लाइट गई हुई है, तो ये कभी भी बंद हो जाएगा। तो अपन दूसरे स्टूडियो में शिफ्ट कर रहे हैं क्लास को अभी, है ना? तो 2 मिनट के लिए शांति बना के बैठे रहना, नालायको, उचकना मत। ठीक है, चलो कर दो इसको।
हो गई चालू। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, चलिए भाई। अरे वाह, यहाँ के माइक में तो ये फुंतरू भी लगा हुआ है, अब तो और अच्छी आवाज़ जाएगी। हेलो हेलो हेलो। ये चलेगा क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर है तो फटाफट से अंगूठे दिखाओ अपने अपने, फिर हम शुरू करते हैं। टिडिन टिडिन। अभी ठीक है? दिखाई तो दे रहा हूँ ना मैं? हम्म। हेलो बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए हम शुरू करते हैं। ये स्टूडियो पता कितना बड़ा है, मतलब मैं ऐसे घूम सकता हूँ पूरे इसमें। वो वाला तो क्या है, इसका ठीक आधा स्टूडियो है। ऐसे मैं चलते चलते तुम लोगों के पास आ सकता हूँ, और बड़ू क्या हाल चाल है, ऐसे करते करते देख रहे हो कितना पैदल चल के आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। बोर्ड तक पहुंचने के लिए आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, बताओ। चलिए भाई शुरू करते हैं वापस से। तो हम एक क्वेश्चन लिख रहे थे, हम एक क्वेश्चन लिख रहे थे। लो साउंड है? ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो 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 हेलो। हाँ, साउंड ठीक है। हाँ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन के एच एफ टू। अपने को बताने कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते हैं। के एच एफ टू में ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? के एच एफ टू देखो, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है बेटा। ये एक आयनिक कंपाउंड है के प्लस और एच एफ टू माइनस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, के प्लस और एच एफ टू माइनस तो ठीक है, इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस एच एफ टू माइनस को देखो। एच एफ टू माइनस, तुमने ऐसे कभी कंपाउंड ऐसा देखा नहीं होगा जिसमें एक हाइड्रोजन से दो फ्लोरीन जुड़े हुए हों। ये कैसे जुड़े हुए हैं? एक एफ नेगेटिव और एक एच एफ, ये आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। एक एफ नेगेटिव और एक एच एफ आपस में जुड़े हुए हैं। देख पा रहे हो इनके बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है? एफ नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, ये एक एनायन है। और एच एफ पोलर होता है जिसका ये एंड पॉजिटिवली चार्ज है। इनके बीच में कौन सा हो गया बेटा? आयन। और क्योंकि ये पोलर है तो ये हो गया डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या हो गया बेटा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहां पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन है बेटा। और इसी आयन डाइपोल इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं, मतलब ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे हुआ इसको तो अपन आगे समझेंगे अभी थोड़ी देर में। पर यहां पर ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन तो है ही, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आपसे पूछे कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाँ है। क्या इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन है? हाँ है। क्या इसमें आयनिक बॉन्ड है? हाँ है। के प्लस और एच एफ टू माइनस के बीच में, यहां पर इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। और एच और एफ के बीच में क्या एक कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है क्या? एक कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि बताओ के एच एफ टू में आयन डाइपोल इंटरेक्शन है क्या, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, इसमें आयनिक बॉन्ड है क्या, और कौन सा बचा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? और ऐसे पूछूं कि क्या इसमें ऑल ऑफ दीज है, तो आप क्या जवाब देंगे? चलिए पोल लगाते हैं। कौन सा? 5 ऑप्शन वाला पोल लगाएंगे अपन आज। 5 ऑप्शन वाला। बताओ।
बताओ। ओ माय गॉड, कैसे सही कर दिया तुम लोगों ने ये आंसर? कैसे पता तुम लोगों को? ओ गॉड, कितने होशियार हो तुम लोग, वाओ। आगे बढ़े। तो बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे KHF2 का एक एग्जांपल है। सिमिलरली सिमिलरली ऐसे ही एक और एग्जांपल है CSHCl2 का। ये भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन का ही एग्जांपल है बेटा। ये भी आयन डाइपोल इंटरेक्शन का ही एग्जांपल है। इसको अलग से लिखवा दूं? चलो अलग से लिखवा देते हैं इसको, इधर आओ। CSHCl2, इसमें भी ये कैसे बन रहा है बेटा? ये ऐसे बनेगा, सीजियम प्लस और HCl2 माइनस की फॉर्म में। ठीक है, सीजियम प्लस और HCl2 माइनस की फॉर्म में। तो इन दोनों के बीच में तो क्या आ गया बेटा? आयनिक बॉन्ड आ गया। आयनिक बॉन्ड आ गया। HCl2 नेगेटिव को देखो जरा ध्यान से। HCl2 नेगेटिव कैसे बन रहा होगा? HCl2 नेगेटिव ऐसे बना बेटा, Cl नेगेटिव और HCl के बीच जो इंटरेक्शन हुआ है उसकी वजह से। Cl नेगेटिव और HCl के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, बट इट इज नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड। बोले सर कैसी बहकी बहकी बातें करने लग गए हो आप? अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता ही है, अब कह रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अपना अगला टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, वहां पर समझ में आएगा। इट इज ओनली एन आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, और बाकी ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है ही, आपको पता ही है। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको पता ही है इसके बारे में तो, है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर ले चलते हैं। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब आपको इसमें पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से प्रेजेंट हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन, तो आयन डाइपोल, आयोनिक, कोवेलेंट और ये हो गया। और आयन डाइपोल हो गया, आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मैं ऑल ऑफ दीज आंसर दे दूं तो क्या ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा? इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर नहीं जाएगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसमें कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है और आयन डाइपोल भी है। मतलब 1 2 3 आंसर है, 4 आंसर नहीं है। 4 इसका आंसर नहीं है। तो सर कैसे पता लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? अभी जस्ट थोड़ी देर में अपन हाइड्रोजन बॉन्ड शुरू करेंगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होते हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, जब आयन चार्ज इंड्यूस करेगा। जब आयन चार्ज इंड्यूस करेगा, यानी कि एक आयन जब एक नॉन पोलर स्पीशी से इंटरेक्ट करेगा,
जब एक आयन एक नॉन पोलर स्पीशीज से इंटरेक्ट करेगा तब हमें, अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल और एक आयन के बीच में जब इंटरेक्शन हुआ था बेटा, याद है हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई थी, तब कौन सा फोर्स वहां पर हमें देखने को मिला था? वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर मॉलिक्यूल और एक आयन के बीच में आयन डाइपोल फोर्स होता है। याद है, बताया था मैंने हाइड्रेशन एनर्जी के टाइम पे कि वहां पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। अब अगर अपन एक आयन को किसी नॉन पोलर स्पीशीज से इंटरेक्ट करवा दें तब अपने को आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज मैं क्या कर दूं, मैं किससे इंटरेक्शन करवा दूं, Cl नेगेटिव का इंटरेक्शन करवा दूं अगर Cl2 मॉलिक्यूल से। तो देखो, Cl2 मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर स्पीशी है और ये एक आयन है। क्योंकि इस पर बेटा नेगेटिव चार्ज है तो ये इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर धक्का देगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ एक्यूमुलेट होगी, तो इस पर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। इधर पार्शियल नेगेटिव तो इधर कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पर कोई चार्ज थे नहीं, इस पर चार्ज इंड्यूस किए। किसने इंड्यूस किए? इस आयन ने इंड्यूस किए। तो इसका मतलब ये हो गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है। अगर ऐसे ही एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे कि मैंने Na+ ले लिया बेटा और Na+ का इंटरेक्शन में करवा देता हूं, किससे करवा दूं? कार्बन डाइसल्फाइड से करवा देते हैं, CS2 से या CO2 से करवा देते हैं। ये लो CO2। तो बताओ इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? सर ये एक आयन है और ये एक नॉन पोलर स्पीशी है, ये एक नॉन पोलर स्पीशी है। तो एक नॉन पोलर स्पीशी है तो इस पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो Na+ क्या करेगा? Na+ इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इस पर अब पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर अक्यूमुलेट होना चालू होंगे, इधर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जितना इधर नेगेटिव उतना इधर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। यहां पर कौन सा इंटरेक्शन डेवलप हो गया? कौन सा इंटरेक्शन डेवलप हो गया यहां पर? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है। तो कोई भी आयन जैसे कि I- और I2, I+ और I2, Cl- और Cl2, Na+, CO2, है ना, कोई भी ले लो, एक आयन और एक नॉन पोलर मिल जाए आपको तो आप समझ जाना कि यहां पर कौन सा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है। हाँ, IID, IID ID कहां गया? कहां गया? ID, IID। ठीक है। अब इन सभी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लेते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स कौन से होंगे बेटा? आयन आयन इंटरेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा ना। आयन आयन मतलब आयनिक बॉन्ड, दो आयंस के बीच में। क्यों? क्योंकि इन पर कंप्लीट चार्ज होंगे, कंप्लीट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयन आयन इंटरेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग। फिर उसके बाद आयन डाइपोल, जो चार्ज इंड्यूस होते हैं ना वो हमेशा कम होते हैं, पार्शियल चार्ज है वो, और ये कंप्लीट चार्ज है। तो जो चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं वो कंप्लीट चार्ज से तो कम ही होंगे ना, पार्शियल इसलिए तो बोलते हैं उसको अपन। तो आयन आयन सबसे स्ट्रांग, फिर आयन डाइपोल, फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल, फिर उसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इनको अपन क्या बोलते हैं? कीजम भी बोलते हैं। ठीक है। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, बोले तो डिबाई फोर्सेस। और इसके बाद आ जाएंगे हमारे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसके बाद कौन से? ये वाले फोर्सेस। ये इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। इसको छाप लो बेटा फटाफट से। इसको जल्दी से छापेंगे। सब खिचड़ी बन गया तो खिचड़ी बनने क्यों दिया तुमने? बोला था ना मैंने रिवाइज करना डेली।
है, तब थोड़ी समझ में आ रहा था, तब तो बहुत मजे आ रहे थे हैं, कभी इधर स्पैमिंग कभी उधर स्पैमिंग। रिवीजन अरे कर लेंगे आराम से यार, क्या दिक्कत है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर बाहर घूम आता हूँ, मूड फ्रेश कराता हूँ। हो गया मूड फ्रेश, अब खाओ खिचड़ी और मूड फ्रेश करते रहो। आई आई, आई डी, डी डी, आई डी आई नहीं, आई डी, डी आई डी, एल डी एफ। ठीक है, अब इसकी कोई भी ट्रिक बना लेना तुम लोग। अब तुम लोग मुझे ट्रिक बना के बताना इसकी। ठीक है, इस ऑर्डर की। ठीक है, तुम लोग मुझे ट्रिक बना के बताना, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसकी ट्रिक बना के लाना कल। इसको कैसे याद करेंगे, है ना। हाँ वही निमोनिक्स इसके, तुम लोग तैयार करके लाना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खिचड़ी से याद आया, एक बात बताओ बेटा, ये इस मौसम में स्वीट पोटैटो चाट खाई जा सकती है क्या? बोले सर ये क्या होता है? सर दाल रोटी, टिंडे लौकी भिंडी, ये सब बातें किया करो आप। ये कौन कौन सी नई नई डिशें ले आते हो, कभी पेस्टो पास्ता, कभी जने कौन सा सैंडविच, कभी जने कौन सा टोस्ट, आज कह रहे हो स्वीट पोटैटो चाट। 12 महीने खा सकते हैं, ओ माय गॉड। ठीक है, तो फिर आज यही खाएंगे अपन, है ना। चलिए। हाँ, जो भी लोग लिख रहे हैं ना कि ये क्या होता है, वो बिल्कुल मेरी तरह है, देसी टिंडे लौकी और गिलकी खाने वाले लोग। जो ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है, सर डायबिटीज हो जाएगा। ओ फिर तो नहीं खाएंगे यार, फिर नहीं खाएंगे, छोड़ो। फिर तो चलो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं, फिर कोई मतलब फिर कुछ क्या रखा जीवन में, अगर खा पी ही नहीं सकते ठीक से तो फिर क्या ही रखा है जीवन में। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी बात करेंगे। आओ आओ, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि यहां पर बेटा ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। बोले सर आपने कैसे पता लगाया कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? तो आओ अब तुम भी पता लगा लोगे हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ने के बाद। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, क्या होता है एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको समझने के लिए अपन वही एच एफ का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास सपोज एच एफ है। अब एच एफ जो होगा बेटा, इसको ध्यान से समझना है ना। एच एफ मॉलिक्यूल है ये अपना इस तरीके से, एच एफ मॉलिक्यूल अपना इस तरीके से। अब इस एच एफ पर आपको मालूम ही है कि फ्लोरीन पर है पार्शियल नेगेटिव और इस पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज अगर है, तो जब ये दूसरे एच एफ मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, जब ये दूसरे एच एफ मॉलिक्यूल से बेटा इंटरेक्ट करेगा, तो इस पर क्या है, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव और इस पर भी पार्शियल नेगेटिव है ना, है ना। तो इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड से इंटरेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन डेवलप हुआ ना, इसे ही बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे ही बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर किसी का दिमाग दौड़ा होगा तो उसने ये जरूर देखा होगा कि अरे सर ये तो पोलर है और ये भी पोलर है, यानी कि ये तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है सर। तो हाँ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही होता है। और अभी पीछे जस्ट अपन एक एग्जांपल करके आए हैं, अभी पीछे जस्ट एक एग्जांपल हम करके आए हैं, कौन सा, के एच एफ टू का। इसमें हमने देखा था कि जो एच एफ टू नेगेटिव है ये कैसे बना था, ये ऐसे बना था कि एक एफ नेगेटिव है, ये एच एफ के साथ इंटरेक्ट करके आयन डाइपोल बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है। क्या बनाकर जुड़ा हुआ है, आयन डाइपोल।
सर ये तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। हाँ बेटा, ये एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप का आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी है। बोले सर यार आप पता नहीं आज क्या खा के आए हो, आज स्वीट पोटैटो चाट के नशे हो गए आपको। आप कभी कह रहे हो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप कभी कह रहे हो कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन है आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ऐसे कैसे, मतलब जब मर्जी पड़ेगा आप तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दोगे क्या? नहीं बेटा, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ, अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल और आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लिखो लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is a type of, hydrogen bonding is a type of dipole dipole and ion dipole interaction। dipole dipole और ion dipole interaction, it is a type of dipole dipole and ion dipole interaction। ठीक है? कैसे कि सर ये डाइपोल डाइपोल भी और आयन डाइपोल भी है, कैसे? तो देखो इसके लिए कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए जिस पर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज हो, एक अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लोन पेयर को यह अट्रैक्ट कर रहा हो, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हमें यहां पर इन दोनों केसेस में यह देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो अपन कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि HCl और HCl, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो देखो इधर भी पार्शियल नेगेटिव है, इधर पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी, है ना? यहां पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी, पर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये सिर्फ एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ये क्या है? ये सिर्फ एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा? ये सब आपको तब पता चलेगा जब आपको कंडीशन पता होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। क्या कंडीशंस होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? तो लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लिख लिया क्या सभी ने? ये लिख लिया क्या? अगर लिख लो तो अपने अपने अंगूठे उठा देना बेटा, ठीक है? और अंगूठे सही दिशा में ही उठाना अपने, है ना? जल्दी। आयन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते सर HCl में? नहीं। लिख लिया? चलिए तो बेटा लिखो कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी ये आपको बताना है, ठीक है? तो कंडीशन की बात करें अगर बेटा, तो कंडीशन में देखो सबसे पहले तो नाम ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। कोवेलेंटली बॉन्डेड H एटम होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि आपके पास एक कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड किससे होना चाहिए? किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको मात्र ये 4 एलिमेंट ही नजर आएंगे। अगर इनमें से किसी एक से भी हाइड्रोजन अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन कौन से? sp का फोन, मतलब FON, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, FON और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp का फोन, sp का फोन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्यों बेटा? क्योंकि याद है ना, परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 2.5 होती है, पर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना?
तो हाइड्रोजन, सबसे पहले आपको जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता लगानी है, कैसे पता लगाएं, तो क्या देख लो, एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, या तो F से या O से या N से या फिर sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, यानी कि sp का फोन, ठीक है। और सामने प्रेजेंट होना चाहिए कौन, सामने सामने कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। सामने एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसके पास हो लोन पेयर, एटलीस्ट एक। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, देखो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ये हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचकर इस पर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। जितना ज्यादा इस पर अच्छा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इसके सामने कोई एक ऐसा, इन चारों में से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए विद लोन पेयर। तो अगर ये यहां पर प्रेजेंट है तो ये इस लोन पेयर के अट्रैक्शन में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या तो F या फिर O या फिर N या फिर Cl, इन चारों में से अगर कोई भी है, यानी कि फोन कॉल में से कोई भी एक अगर यहां पर है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर ये यहां पर है इनमें से कोई भी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, FONCl। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन में क्या है भैया, कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए FON या sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, और सामने FON या फिर Cl होना चाहिए। अब देखो इधर आओ, इधर आओ, अभी तुम्हें पता लग जाएगा बेटा, HF और HF, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो कंडीशन देखो, हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन से, और सामने कौन है, फ्लोरीन, कंडीशन फॉलो हो रही है, हाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। HCl और HCl, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? H जुड़ा हुआ है Cl से, H जुड़ा हुआ है Cl से, कोवेलेंटली बॉन्डेड किससे होना चाहिए, FON या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ये Cl से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इधर देखो, अब आ जाओ फटाफट से, मैंने आपसे पूछा था बेटा क्या HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आपने क्या बोला कि सर नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों नहीं है, तो रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी भी H बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसलिए ये सिर्फ दो पोलर स्पीशी के बीच का इंटरेक्शन है, यानी कि ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। सर आपने KHF2 में तो बता दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कैसे, ये जो KHF2 है ना, इसमें F है सामने, और हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है फ्लोरीन से, तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ये आयन डाइपोल तो है ही, कैटेगरी तो आयन डाइपोल वाली है, पर उसमें भी एक स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कंडीशन है। इधर देखो CHHCl2 में हमने देखा था, CHHCl2 में क्या आयन डाइपोल फोर्स है, हाँ आयन डाइपोल फोर्स है, क्योंकि एक आयन और एक पोलर स्पीशी के बीच में है। क्या इसमें आयनिक बॉन्ड है, हाँ आयनिक बॉन्ड है CS+ और HCl2- के बीच में। क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड रखता है, हाँ H और Cl के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, Cl से। क्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब आ गया समझ में, अब पता लगा लोगे कहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और कहां पर नहीं है, ठीक है ना। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर आपको पानी को बॉईल करना है तो उसको आपको काफी ज्यादा हीट करना पड़ता है। पानी को काफी ज्यादा हीट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। कैसे, क्या बोल रहा है देखो, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बॉईल वाटर बिकॉज इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर। अब सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं,
तो इनके ये बॉन्ड्स हमें ब्रेक करने पड़ेंगे, ये बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे। ये हाइड्रोजन किसी और से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन किसी और से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इन सबको ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, इसीलिए हमें इतना हीट करना पड़ता है वाटर को बॉईल करने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम बाउंड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन एंड लोन पेयर। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपकी डेफिनेशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि एक ये क्या लिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। ये स्ट्रॉन्ग वो वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, लिखो इसको फटाफट से। लिखो। लिख लिया। अबे इसको थोड़ी लिखना है, सिर्फ ये लिखना था। ये इसको कैसे लिखें, अरे नालायको, सिर्फ इतना सा पार्ट लिखना था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम, और नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे जो इसमें लिखा है वो लिखना था बस। अब क्या ये बनाओगे क्या, ये केटली ऐसे फूंक मारती हुई? यार कैसे नालायक हो तुम लोग। देखो, आओ एक एक करके एग्जांपल्स लेते हैं अपन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा दो टाइप की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एक होते हैं बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो पहले अपन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में। और इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है बेटा, इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, विद इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पहला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके सीधे अपन एग्जांपल्स लिखेंगे, है ना, इसके हम सीधे ही एग्जांपल्स लिखेंगे। जैसे अभी अभी अपन ने एक एग्जांपल लिखा था बेटा एच एफ। एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैसे होती है कि इस प्रकार से ये हमें ये हमें कुछ इस प्रकार से जिगजैग फॉर्म में मिलता है।
इसका स्ट्रक्चर कैसा मिलता है अपने को? जिगजैग स्ट्रक्चर मिलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और HF इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है बेटा, HF इतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है कि HF कभी भी आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेगा, सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं मिलेगा। कम से भी कम 5-6 HF मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए ही होंगे, है ना। ये एंगल वैसे तो 140 डिग्री होता है, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आपको ये जरूर याद रखना है कि ये जो जिगजैग स्ट्रक्चर है इसमें फ्लोरीन कॉर्नर्स पर ही लगाने हैं, फ्लोरीन को कॉर्नर्स पर ही लगाना है, ये याद रखना है। अगर ये नहीं लगाया, अगर आपने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया बेटा, फ्लोरीन को यहां लगा दिया अगर आपने बीच में, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने बेटा फ्लोरीन को यहां बीच में लगाया तो ये आपका गलत स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि HF का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है। हाँ, इट इज अ PYQ, ये जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट, HF की बात कर ली हमने, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करेंगे। लिख लिया सभी ने? लिख लो तो बेटा अंगूठे ऐसे ऊंचे करते रहा करो तुम लोग, है ना, ऊंचे। हमेशा 140 ही होता है क्या? हाँ बेटा, है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो इनके बीच में रिपल्शन होता है, इनके बीच में, इसलिए कॉर्नर्स पे लगे हुए मिलते हैं अपने को ये, इसलिए कॉर्नर्स पे लगे हुए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, HF के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल H2O। H2O, H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये तो हमें मालूम ही है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए H बॉन्डिंग की वजह से ही तो वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें, है ना। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी प्रेजेंट है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल बेटा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? देखो जरा, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन हैं, यानी कि अगर ये चाहे तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से बना ले, एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से बना ले, एक इधर से बना ले और एक इधर से बना ले, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, और यह बनाता भी है। अगर आप आइस का स्ट्रक्चर देखो तो उसमें आपको पता लगेगा कि वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इस तरीके से 4 और वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर आपको अगर मैं बताऊं तो ये होता है एक H2O2। H2O2, चलो H2O2 के बारे में बाद में बताएंगे, पहले आपको आइस का स्ट्रक्चर बनवा देते हैं। आइस का स्ट्रक्चर, आइस बोले तो H2O सॉलिड स्टेट में, यहां पर कैसा स्ट्रक्चर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का? जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 लोन पेयर हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। यहां पर, ये यहां पर देखो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है और सामने ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये सब आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइस का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ऐसा स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से, हाँ,
केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड बेटा। तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से यहां पर बीच में वॉइड्स क्रिएट हो जाते हैं, खाली जगह बन जाती है। वॉइड्स क्रिएट हो जाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए आइस जो है ये फ्लोट करती है वाटर पे। आइस सॉलिड होने के बावजूद भी लिक्विड वाटर पर फ्लोट करती है ना। टाइटैनिक मूवी तो तुम लोगों ने देखी ही होगी। टाइटैनिक याद है, टाइटैनिक डूब गया था। टाइटैनिक क्यों डूब गया था बेटा, कोई बताएगा टाइटैनिक क्यों डूब गया था? टाइटैनिक क्यों डूब गया था? बोले सर वो जैक वैक वो जो भी था ना, वो उसका ध्यान कहीं और था, है ना। टाइटैनिक देखी या नहीं देखी तुम लोगों ने? पता तो होगा ही सही टाइटैनिक के बारे में कि हाँ एक जहाज था जिसको ये बोलकर बनाया गया था कि ये वो जहाज है जो कभी नहीं डूबेगा, अनसिंकेबल, इसको कोई नहीं डुबा सकता। पहली ही बारी में डूब गया, पहली ही बारी में डूब गया। टाइटैनिक क्यों डूबा था? टाइटैनिक इसलिए डूबा था बेटा क्योंकि ये था अपना टाइटैनिक, ठीक है, ये था अपना टाइटैनिक जहाज, ठीक है साहब। ऐसा पानी में तैरता हुआ जा रहा था मस्त एकदम, ठीक है, ठीक है साहब, पानी में तैरता हुआ जा रहा है। ये वो जहाज है भाई साहब जो कभी नहीं डूबेगा, है ना, टाइटैनिक। और ये यहां पर खड़े हुए हैं वो दोनों, जैक और क्या नाम था उसका, इस तरीके से, ठीक है। अब इनको दिखाई नहीं दिया कि जिस रफ्तार से ये आगे जा रहे हैं, जिस रफ्तार से ये आगे जा रहे हैं, आगे एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा सा नजर आया। हाँ रोज, रोज और जैक, ठीक है। तो ऐसा बर्फ का टुकड़ा सा नजर आया, इनको लगा छोटा सा टुकड़ा होगा, है ना, टकरा भी जाएंगे तो क्या थोड़ा सा बच के निकल जाएंगे ऐसे। पर इनको पता नहीं कि जो आइसबर्ग होता है वो एक बहुत बड़ा ऐसा बर्फ का टुकड़ा सा होता है। ये क्या बन गया, ऐसा बर्फ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा सा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आइसबर्ग। नाम तो सुना ही होगा, है ना। आइसबर्ग ने बोला कि बेटे चीता ही तय दे। आइसबर्ग, ये जाके टकरा गया इससे, ठीक है। तो टाइटैनिक डूबा क्यों? टाइटैनिक डूबा इसलिए क्योंकि एक बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ पानी में तैर रहा था जिसको बोलते हैं आइसबर्ग। तो सवाल यह है कि बर्फ का इतना बड़ा पहाड़ पानी पे तैर रहा था, तैर क्यों रहा था? क्योंकि बेटा जो आइस होती है उसकी डेंसिटी होती है कम, डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर पे फ्लोट करता है। तो टकरा गया और डूब गया, ठीक है, डूब गया। अपनी वाली टाइटैनिक में जैक ने रोज को पहले ही पटक दिया था नीचे क्योंकि उसी की वजह से वो मरा था। तो अपनी वाली जो टाइटैनिक है ना उसमें इसने रोज को पहले ही नीचे पटक दिया है कि जा पहले तू टकरा जा आइसबर्ग से, मैं नहीं मरने वाला इस बार, ठीक है। ये है हमारा जैक और ये है हमारी रोज। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि रोज ने कसम खाई है कि जैक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रोज कूद गई है और ये जाके आइसबर्ग को हटाने गई है टाइटैनिक से पहले, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये तो हो गई बात, देखो टाइटैनिक की बात ये है कि टाइटैनिक डूबा था बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये इतना बड़ा बर्फ का पहाड़ तैर रहा था पानी पर, ठीक है। अगर मैं आपसे H2O2 की बात करूं तो H2O2 का स्ट्रक्चर ऐसा हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है बेटा एक H2O? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक H2O, सॉरी एक H2O2? ऐसे दिख रहा है कि 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय H2O2 मॉलिक्यूल। तो अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए कि बताओ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, मतलब किस में ज्यादा होगा, H2O2 में
या फिर H2O में। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या ऑर्डर होगा, ऐसे ही आपसे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्डर पूछा जाए, इसमें H2O2 में और H2O में, तो एक्सटेंट किस में ज्यादा नजर आ रहा है बेटा, ये 6 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्सटेंट का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज्यादा बना रहा है। तो H2O बनाता है बेटा 4 और H2O2 बनाता है 6, तो एक्सटेंट तो H2O2 में ज्यादा है, एक्सटेंट तो H2O2 में ज्यादा है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ H2O में ज्यादा मिलती है, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन पर चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक्सटेंट H2O2 में ज्यादा, और स्ट्रेंथ के लिए इसका ऑर्डर उल्टा कर देना, H2O में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट है, कॉपी करेंगे इसको फटाफट से। फिर टाइटैनिक, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने अगर सुना हो कि एक सबमरीन गई थी टाइटैनिक को देखने, वो भी वहीं पर रह गई, और उसमें जो लोग गए थे वो भी वहीं पर रह गए, कोई भी बच के बाहर नहीं आ पाया, सब वहीं रह गए। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे बेटा, अमोनिया। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया मॉलिक्यूल्स बनाओ जरा। अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और उस पर 3 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अगर आप अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच में देखोगे बेटा, तो यहां पर भी H बॉन्डिंग पॉसिबल है। कैसे, देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और सामने नाइट्रोजन ही लोन पेयर लिए हुए है, तो ये इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल ले लें अपन, देखो HCN। HCN, क्या HCN में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल है बेटा। कैसे है, देखो HC ट्रिपल बॉन्ड N। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सर इसमें, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है बेटा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और सामने लोन पेयर के साथ कौन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, यानी कि यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। HCN में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। अभी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है हमारे पास, और वो है बोरिक एसिड। कौन सा है बेटा, बोरिक एसिड, ये लिख लिया सभी ने। बोरिक एसिड बोले तो कैरम पाउडर, कैरम खेला आपने कभी, खेला ही होगा ऑब्वियसली। मोबाइल वाला नहीं बेटा, मोबाइल वाला नहीं, असली वाला कैरम। तो उसमें कैरम पाउडर आता है, कैरम पाउडर भी बोरिक नाम से ही आता है। आप कभी कैरम पाउडर लेने जाओगे तो उस पर देखना बोरिक लिखा हुआ होगा उस पर, क्यों, क्योंकि वो बोरिक एसिड है, इसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। और ऑर्थोबोरिक एसिड ये सॉलिड स्टेट में मिलता है और बड़ा चिकना सा पाउडर होता है एक, है ना, बहुत इसकी इसमें चिकना सा पाउडर होता है। तो अगर बोरिक एसिड का आप स्ट्रक्चर बनाओ तो बोरिक एसिड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बोरिक एसिड में एक बोरिक एसिड ऐसे 6 अदर बोरिक एसिड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे बोरिक एसिड आपस में जुड़े होते हैं।
एक 2D शीट टाइप स्ट्रक्चर बनता है इसका। ये जो शीट्स होती है, जैसे ये पूरे इसमें यहां एक बोरिक एसिड, यहां एक बोरिक एसिड, इधर 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 सब जगह बोरिक एसिड चिपक जाते हैं ऐसे, तो पूरा एक शीट टाइप स्ट्रक्चर बनता है, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक शीट्स ऐसे जमा होती है, और इन शीट्स के बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि ग्रेफाइट में आपने देखा है। ग्रेफाइट जानते हो, ग्रेफाइट, उसमें कार्बन ही कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं, और वो एक लेयर बनाते हैं, वो भी 2D शीट टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक ग्रेफाइट की लेयर, ये दूसरी ग्रेफाइट की लेयर, इनके बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्स होंगे अगर, तो ये वीक होंगे, तो ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लिप कर जाएंगी। ऐसे ही बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड की लेयर्स भी आपस में एक दूसरे पर, सर हम तो मैदे से ही खेल लेते थे। हाँ, पॉन्ड्स, नवरत्न, नाइसिल, और ये भी नहीं हो तो मैदा डाल लिया करते हैं लोग, उससे हो जाता है ना। पर उससे वो चिकनाहट नहीं मिलेगी बेटा, उससे आपका बोर्ड खराब हो जाएगा। इससे आपका बोर्ड कभी भी खराब नहीं होगा, बोरिक एसिड से। ठीक है। हाँ बेटा, लास्ट ईयर के लेक्चर भी इनफ है बिल्कुल। हाँ, डर्मिकूल कैसे भूल गए अपन, डर्मिकूल, सूजी। सूजी नहीं बेटा, सूजी नहीं। नवरत्न का यूज तो बहुत जगह हुआ है। ठीक है। तो बेटा बोरिक एसिड भी जो है, और ये सॉलिड स्टेट में मिलता ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बोरिक एसिड एग्जिस्ट एज सॉलिड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। ये हो गया अपना बोरिक एसिड। एक और एग्जांपल बताऊं, एक और एग्जांपल बताऊं। हाँ, ये वीक एसिड होता है, वेरी गुड बेटा, वीक एसिड होता है ये। देखो एक और एग्जांपल बताता हूं, इसको बोलते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? इसके बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे? जैसे बाइकार्बोनेट आयन है, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, Na+ और HCO3-, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। HCO3- का स्ट्रक्चर बनाओ। देख पा रहे हो? हाँ, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं बेटा, वेरी गुड। ये है हमारा बेकिंग सोडा, ये कहलाता है बेकिंग सोडा, और Na2CO3 जो है हमारा, वो कहलाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, क्या आप देख पा रहे हो यहां पर, ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, सामने ऑक्सीजन है, दिख रही है? ठीक है। और जो Na+ होगा अपना, Na+ तो यहां पर इस तरीके से चिपका हुआ होगा बेचारा, O- से Na+, Na+, आगे इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लिख लो फटाफट से। तो ये थे बेटा हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, किसके? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। लिखा? अब लिखो, कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे अपन बेटा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। लिखो इंट्रा
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? जो एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल। ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल, ठीक है। या फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, या पहले सैलिसिल्डिहाइड लिख लो और सैलिसिलिक एसिड लिख लो। सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिल्डिहाइड। वंदना कह रही है टुडे इज माय फर्स्ट क्लास इन यकीन 2.0। बेटे ज्यादा जल्दी नहीं कर दिया आपने आने में, ये तो आखिरी क्लास होने वाली है यकीन 2.0 की, इनऑर्गेनिक की। नहीं बेटा, एमआर सर का स्टूडियो ये थोड़ी, एमआर सर तो नोएडा से क्लास लेते हैं, मैं तो कोटा से क्लास लेता हूँ। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड का आपने नाम कई बार सुना होगा, खासकर लड़कियों ने तो सुना ही होगा, है ना? किस कौन कौन सी लड़कियां हैं जिन्होंने सैलिसिलिक एसिड का नाम सुना है, मुझे बताओ जरा एक बार। अच्छा अभी बैच लिया है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर यकीन 2.0 में आपका जो सिलेबस है वो मतलब इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर खत्म हो गए, अभी इनऑर्गेनिक बंद होगी और ऑर्गेनिक शुरू होगी। तो आप ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर देना, ऑर्गेनिक पढ़ते रहना, तब तक आपका ये इनऑर्गेनिक के जो 2 चैप्टर हैं ये दिवाली में कंप्लीट कर देना। फिर जब ऑर्गेनिक आपकी खत्म होने वाली होगी तब इनऑर्गेनिक वापस से चालू होगी, 12th वाला पोर्शन। तो तब तक आप ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सैलिसिलिक एसिड की अगर अपन बात करें तो सैलिसिलिक एसिड जो है बेटा ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो ये लड़कियों को ज्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। लड़कों तुम लोग लाइबॉय से नहाओ और सरसों का तेल लगाओ, मस्त रहो, ठीक है। तुम तब भी वैसे ही दिखोगे, है ना? अपन लड़के ऐसे ही होते हैं, अपन चाहे कितने ही महंगे साबुन से नहा लें, कितना महंगा लोशन लगा लें, तब भी वही शक्ल दिखेगी अपनी। और अपन चाहे भैंसों को नहलाने वाले साबुन से भी नहा लें, यानी कि लाइफ बॉय से भी नहा लें, तो भी अपनी वही शक्ल रहेगी, ठीक है। तो लड़कों का एकदम मस्त काम रहता है। इधर देखो बेटा, ये हो रही है क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इधर ये हो रही है, कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और सामने फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन, सामने क्लोरीन है। क्लोरीन है, अब यहां पर सामने क्लोरीन लोन पेयर लेकर है इसलिए एच बॉन्डिंग कर रहा है। अगर क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ा होता तो एच बॉन्डिंग नहीं करता, ठीक है। और इधर भी अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो बेटा यहां पर जब भी आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी तब आपको एक क्लोज्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक क्लोज्ड रिंग टाइप। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी तो ये ओपन था, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्लोज्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। इसे हम बोलते हैं क्या बेटा? चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं हम इसे? चिलेट रिंग। और चिलेट रिंग होती है मात्र 5 या 6 मेंबर की ही स्टेबल। तो ये जो चिलेट रिंग बन रही है ना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो 5 या 6 मेंबर्ड ही होनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं चलेगा। 8 मेंबर की होगी, 7 मेंबर की होगी, नहीं चलेगा, मतलब वहां पर वो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इससे कम मेंबर की होगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कितने मेंबर की रिंग बन रही है बेटा? 1 2 3 4 5, इधर 5 मेंबर की रिंग बन रही है, मतलब ये स्टेबल है, मतलब यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है।
इधर देखो 1 2 3 4 5, इधर भी 5 मेंबर की बन रही है, यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, इधर 6 मेंबर की बन रही है, इधर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इन तीनों में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन तीनों में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाएगी तो आप एक कंडीशन और फॉलो करवाएंगे। भाई वो पहली की जो 2 कंडीशन है वो तो है ही कि हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए sp के फोन से, यानी कि FON और sp हाइब्रिडाइज कार्बन से, और सामने होना चाहिए फोन कॉल यानी कि FON या Cl। ये कंडीशन तो है ही। इंट्रामोलिकुलर के केस में एक कंडीशन और ऐड हो जाती है, और वो क्या है? वो ये कि जो चिलेट रिंग बनेगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो 5 या 6 मेंबर होनी चाहिए, इससे कम ज्यादा नहीं चलेंगे, क्योंकि फिर एंगल स्ट्रेन आ जाता है बेटा। रिंग में स्ट्रेन आने की वजह से रिंग टूट जाती है, वो बॉन्ड स्टेबल नहीं रह पाता है। ठीक है, ठीक है। ए बी डिविलियर्स भाई, अगर कल क्लास हो गई तो मंडे से ओसी चालू हो जाएगी, और अगर कल क्लास नहीं होती है तो फिर ट्यूसडे से तुम्हारी ओसी चालू हो जाएगी। मंडे को अपना आईओसी का लास्ट लेक्चर रहेगा, मतलब अगला लेक्चर जो है हमारा वो आईओसी का लास्ट लेक्चर है। तो आप उसके बाद से कंसिडर कर लो कि कब ओसी चालू होने वाली है। अगर कल हो गया अपना लास्ट लेक्चर तो मंडे से, अगर मंडे को हुआ अपना लास्ट लेक्चर तो फिर ट्यूसडे से। ठीक है, मतलब देखते ही देखते यार यकीन 2.0 में तो पता ही नहीं चला इस बार, इस बैच में। पिछली बार का यकीन 2.0 अगर मैं इस बार के यकीन 2.0 से कंपेयर करूं, मतलब इसमें मतलब नंबर ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स थोड़े से ज्यादा हैं। पिछली बार क्या है, थोड़े से वो स्पैमर्स वगैरह और वो सब ज्यादा थे, है ना। अभी खासकर अल्फा में तो सीरियस स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, बाकी मुझे लेजेंड्स का पता नहीं, अल्फा में तो है। प्रैक्टिस सेशन देंगे बेटा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन भी देंगे, और इसका समरी लेक्चर भी देंगे केमिकल बॉन्डिंग का। तो टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो इसका, क्लोरल हाइड्रेट। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो तो अपन कल करेंगे इसका, क्लोरल हाइड्रेट, और एप्लीकेशंस भी हम कल ही करेंगे इसकी, है ना। क्लोरल हाइड्रेट जो मॉलिक्यूल है बेटा वो है अपना कुछ इस तरीके से, ये क्लोरल हाइड्रेट है। ये ऐसे बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 5 मेंबर इधर, 5 मेंबर इधर, इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी क्लोरल हाइड्रेट में। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लो यहाँ पर। ये तो हो गया क्लोरल हाइड्रेट आपका। एक लास्ट एग्जांपल है सबसे इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी में अपने यही है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी तक अपन ने जितने भी इंट्रामोलिकुलर वाले एग्जांपल लिखे ना, उनमें से कोई भी एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये वाला एनसीईआरटी में है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अपने एग्जाम में, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को कंपेयर किया जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को देखो ध्यान से, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। ठीक है, हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की चिलेट रिंग बन रही है, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब देखो बेटा, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है,
जैसे ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, अब इसका दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से जो इंटरेक्शन होगा, है ना, ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। अब क्योंकि इन्होंने आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली है, अंदर मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, तो अब यहां पर इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा। भाई यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें तो सारे एग्जांपल्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, पर अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अंदर ही कर ली है, अब दूसरे मॉलिक्यूल से जो इंटरेक्शन होगा उसका वो कौन से फोर्सेस होंगे, वो कौन से फोर्सेस होंगे। भाई एक ये पोलर स्पीशी है, यानी कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे, सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे सिर्फ, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यानी कि ये कुछ नहीं, वैंडरवाल फोर्स है। और वैंडरवाल फोर्स कैसे होते बेटा, वीक होते, वैंडरवाल फोर्सेस वीक होते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कर रहा है, वहां पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसा मॉलिक्यूल जो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कर रहा है उसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स प्रेजेंट है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच वाले फोर्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के केस में मॉलिक्यूल के बीच वाले फोर्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो स्ट्रांग होते हैं। समझ में आ रहा है क्या, आया समझ में या नहीं आया, आ गया समझ में, ठीक है, आ गया समझ में। कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टूडियो, आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम ऐसा आधा किलोमीटर इधर आधा किलोमीटर इधर वॉकिंग हो जाती है, बढ़िया इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया, वाह क्लियर, चलो। तो ये है बेटा अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल की अगर अपन बात करें, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो क्या हो रहा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में तो क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाएगी। पैरा नाइट्रोफिनॉल को देखो, पैरा नाइट्रोफिनॉल, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, देखना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ मेंबर की रिंग बन रही है। क्या आठ मेंबर की रिंग स्टेबल होगी, नहीं, इसीलिए इसमें कोई इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगी, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं करेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर कर लेगा, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर कर लेगा। कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा, ऐसे कर लेगा, ये लो, ये हो गई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब कल अपन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, और कुछ बचे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो पढ़ेंगे, बस फिर उसके बाद खत्म।
हमारा आखिरी आखिरी लेक्चर कल होगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं हम। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। क्वेश्चन भी हाँ कल ही करेंगे। क्वेश्चन कल ही करेंगे।